नमस्कार। डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और निगाह डालेंगे सबसे पहले इस वक्त की ताजा तरीन सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोविड की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने का किया आह्वान। कहा 140 करोड़ लोगों का टीकाकरण प्रत्येक भारतीय की है व्यक्तिगत उपलब्धि। पीएम ने छात्रों से परीक्षा में कम अंकों से निराश न होने का किया आग्रह। कहा भविष्य की दिशा को तय करते हैं कड़ी मेहनत और संकल्प, न कि हाई स्कूल के अंक। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के हाई स्कूल प्रधानाचार्य को लिखे पत्र का भी किया जिक्र। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल की आयु वर्ग की आबादी को लगाए जाएंगे कोरोना रोधी टीके। गंभीर रूप से बीमार 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को दी जाएगी प्रिकॉशन डोज। स्वदेशी कोवैक्सीन को मिली 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी का अभियान जारी। उत्तर प्रदेश के कासगंज और उरई में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं संगठन के साथ मंथन। अनंतनाग मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, बाकियों की तलाश जारी। पिछले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराए 5 आतंकवादी। दुनिया भर में क्रिसमस के जश्न पर छाया कोरोना का साया। कोविड की नई लहर के चलते अमेरिका में नहीं हो सकी सामूहिक क्रिसमस प्रार्थना। यूरोप में हवाई उड़ानें रही प्रतिबंधित। फ्रांस में कोरोना के 1 लाख से अधिक मामले दर्ज, जबकि ब्रिटेन में रोजाना आ रहे हैं 1 लाख से अधिक दैनिक मामले। और भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का पहला मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में। टेस्ट श्रृंखला जीतकर भारत इतिहास रचने की करेगा कोशिश। दक्षिण अफ्रीका में अभी तक भारत नहीं जीत पाया है कोई भी टेस्ट श्रृंखला। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश में कोविड संक्रमण के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष की उपलब्धियों का खासतौर पर जिक्र किया। पीएम ने कोविड के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान में 140 करोड़ से ज्यादा खुराकें लगाए जाने का श्रेय देशवासियों को दिया। मन की बात कार्यक्रम की 84वीं कड़ी में कोरोना के वैश्विक संक्रमण के खिलाफ भारत में चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे सभी भारतवासियों की उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने टीके की 140 करोड़ से अधिक खुराक लगाए जाने की उपलब्धि को सबके प्रयासों का परिणाम बताया। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं, उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरों के प्रति भी देशवासियों को आगाह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सजगता और अनुशासन के साथ साथ हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2021 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ये आखिरी कड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शैली के अनुरूप इस कड़ी में भी कई महत्वपूर्ण विषयों की भी चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छात्रों को अनेक प्रेरक प्रसंगों के जरिए जीवन में सफलता हासिल करने के मंत्र भी दिए।
कुन्नूर हादसे में जान गंवाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जीवन के प्रेरक प्रसंगों के जरिए पीएम ने छात्रों को बताया कि कैसे अपनी कमियों को काबिलियत में बदला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का एक बड़ा हिस्सा छात्रों और परीक्षार्थियों पर केंद्रित किया। प्रधानमंत्री ने कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में पिछले दिनों अपनी जान गंवाने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह द्वारा अपने हाई स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखे पत्र का खास तौर पर जिक्र किया। इस चिट्ठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वे जड़ों को सींचना नहीं भूले। दूसरा कि जब उनके पास सेलिब्रेट करने का समय था तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की चिंता की। वो चाहते थे कि जिस स्कूल में वो पढ़े वहां के विद्यार्थियों की जिंदगी भी एक सेलिब्रेशन बने। अपने पत्र में वरुण सिंह जी ने अपने पराक्रम का बखान नहीं किया बल्कि अपनी असफलताओं की बात की। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जीवन को प्रेरणास्पद बताते हुए प्रधानमंत्री ने उनके जीवन के कुछ अनछुए प्रसंगों का जिक्र किया। परीक्षार्थियों एवं छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जीवन से उदाहरण देकर ये बताया कि कैसे उन्होंने अपनी कमियों को काबिलियत में बदला। It is okay to be mediocre. Not everyone will excel at school and not everyone will be able to score in the 90s. If you do, it is an amazing achievement and must be applauded. However, if you don't think that you are meant to be mediocre. You may be mediocre in school, but it is by no means a measure of things to come in life. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जीवन से उनके औसत से असाधारण बनने के मंत्र का भी जिक्र किया। साथियों, औसत से असाधारण बनने का उन्होंने जो मंत्र दिया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी पत्र में वरुण सिंह ने लिखा है, नेवर लूज होप, नेवर थिंक that you cannot be good at what you want to be. It will not come easy. It will take sacrifice of time and comfort. I was mediocre and today I have reached difficult milestone in my career. Do not think that 12th board marks decide what you are capable of achieving in life. Believe in yourself and work towards it. प्रधानमंत्री ने छात्रों को पुस्तकालय और पुस्तकों का महत्व भी समझाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संदर्भ में सोशल मीडिया पर पुस्तकों को लेकर चलाए जा रहे ट्रेंड का खास तौर पर जिक्र किया और मन की बात के श्रोताओं से 5 पसंदीदा किताबें बताने का आग्रह किया। किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती हैं, जीवन को भी गढ़ती हैं। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। आजकल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ी, अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी है। ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसे और बढ़ाना चाहिए। मैं भी मन की बात के श्रोताओं से कहूंगा कि आप इस वर्ष की अपनी उन 5 किताबों के बारे में बताएं जो आपकी पसंदीदा रही हैं। इस तरह से आप 2022 में दूसरे पाठकों को अच्छी किताबें चुनने में भी मदद कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अपनी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की भी चर्चा की और इस साल भी परीक्षा से पहले वो छात्रों के साथ चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मन की बात के क्रम में प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के बारे में जानने वालों की बढ़ती दिलचस्पी का जिक्र किया और संस्कृत और सर्बियाई भाषा के विद्वान डॉक्टर मोमिर निकिच के उल्लेखनीय प्रयत्नों की भी जानकारी दी। साथियों, आज दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के बारे में जानने को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है।
अलग अलग देशों के लोग न सिर्फ हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, बल्कि उसे बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं सर्बियन स्कॉलर डॉक्टर मोमिर निकिच। इन्होंने एक बाइलिंगुअल संस्कृत सर्बियन डिक्शनरी तैयार की है। इस डिक्शनरी में शामिल किए गए संस्कृत के 70,000 से अधिक शब्दों का सर्बियन भाषा में अनुवाद किया गया है। आपको ये जानकर और भी अच्छा लगेगा कि डॉक्टर निकिच ने 70 वर्ष की उम्र में संस्कृत भाषा सीखी है। और प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत की दिशा में चलाए जा रहे प्रयास एक कदम स्वच्छता की ओर की महत्वपूर्ण भूमिका का भी जिक्र करते हुए इस अभियान की मनोरंजक उपलब्धियों को भी श्रोताओं के सामने रखा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जब ये सफाई अभियान चला तो वहां का जंकयार्ड पूरी तरह खाली हो गया। अब इस जंकयार्ड को कोर्टयार्ड और कैफेटेरिया में बदल दिया गया है। एक और जंकयार्ड टू व्हीलर्स के लिए पार्किंग स्पेस बना लिया गया है। इसी तरह पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी खाली हुए जंकयार्ड को वेलनेस सेंटर में बदल दिया। शहरी कार्य मंत्रालय ने तो एक स्वच्छ एटीएम भी लगाया है। इसका उद्देश्य है कि लोग कचरा दें और बदले में कैश लेकर जाएं। वहीं शनिवार देर शाम प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 3 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत की जाएगी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। और देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 422 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 मामले देखने को मिले हैं, वहीं दिल्ली में 79 मामले दर्ज हैं। दूसरी ओर राजस्थान में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर अब 22 हो गए हैं। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। केरल में एक और नए मामले के साथ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कहा है कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ आवश्यक तैयारियां कर रही है। इस बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 6,987 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 7,091 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.40% हो गया है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 76,766 हो गई है। और वहीं टीकाकरण की बात की जाए तो देश में कोविड के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 141 करोड़ 41 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसमें 83 करोड़ 71 लाख से अधिक टीकों की पहली खुराक दी गई है। वहीं 57 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों को दूसरी खुराकें दी गई हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 32,90,000 से अधिक कोविड रोधी टीके की खुराकें दी गई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र के साथ साथ DRDO लैब का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ने दुनिया को हमेशा मैत्री और करुणा का संदेश दिया है, लेकिन हमारी मैत्री, करुणा और शांति का संदेश मानवता के कल्याण को ध्यान में रखकर है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्री के विशेष रुचि लेने से उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की कार्रवाई काफी आगे बढ़ी है और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र के साथ साथ DRDO लैब से राज्य का विकास और तेज गति से बढ़ेगा। आज यहाँ पर ये ब्रह्मोस
नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के प्रोडक्शन का एक कार्यक्रम और इस भूमि पर डीआरडीओ की एक अत्याधुनिक लैब की स्थापना, यह लखनऊ के लिए और प्रदेश के लिए, देश की रक्षा सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र और डीआरडीओ लैब से लखनऊ के आसपास रोजगार तो बढ़ेंगे ही, साथ ही यूपी की अर्थव्यवस्था भी विकास करेगी। आज दोनों इकाइयों का जो यहां शिलान्यास हो रहा है, वह हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही साथ रक्षा उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश का इस हिंदुस्तान में एक विशेष स्थान बनाने में यह कामयाब होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इससे लखनऊ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को रोजगार भी हासिल होगा, और सबसे बड़ी बात जिसे मैं देखता हूं, दूर तक मैं देखता हूं, कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एक नया अध्याय जुड़ जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देहरादून के दौरे पर हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। जेपी नड्डा आज राज्य में कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इसके साथ ही चुनावी रणनीति और बूथ स्तर पर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए अब मुहर लगा दी है। इसका प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है। इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होना था, लेकिन हो न सका। अब सरकार राज्यपाल से इस अध्यादेश को वापस करने का प्रस्ताव देगी। पंचायत मंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा, और आज जो अध्यादेश हमारा था, जो हमने पास किया था अध्यादेश, उस अध्यादेश को जो डिलिमिटेशन से संबंधित था, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी, उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। आतंकी बेजबेहरा पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई मोहम्मद अशरफ की हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग मुठभेड़ में 48 घंटों के भीतर 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को शोपियां में मार गिराया है। वहीं दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में अंसार गजबतुल हिंद के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 4 AK-47 मैगजीन और 32 गोलियों समेत हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। खबर बिहार से है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेला औद्योगिक क्षेत्र में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और घटना की छानबीन में जुट गई है। मौके पर मौजूद मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंत कांत ने जानकारी देते हुए बताया कि नूडल्स फैक्ट्री में घायल 5 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिया गया है। अन्य लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है। सभी लोग यहाँ पे साइट पे है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और अब बाकी आगे जितने लोग अगर कोई अवेलेबल है, मतलब उसमें है, तो लोग बचाने के प्रयास चल रहे हैं। कितने लोगों का मरने की सूचना? अभी तक के 5-6 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, और बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। मृत थे क्या? ये अभी कंफर्म नहीं है, बाकी वो डॉक्टर का रिपोर्ट होगा, उसमें से कुछ लोगों के डेथ की सूचना है। वहीं मुजफ्फरपुर डीएम प्रणव कुमार ने बेला स्थित नूडल्स फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 6 लोगों के मरने की पुष्टि की है। साथ ही कई मजदूर घायल होने की सूचना भी उन्होंने दी है। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोविड टेस्टिंग के लिए लोगों की भीड़ कतार में लगी दिखी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण संक्रमण में आई तेजी के बाद न्यूयॉर्क में लोगों को फ्री
घरेलू टेस्टिंग किट दिया जा रहा है। अमेरिका में नवंबर महीने में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला आया था और अब ये अमेरिका में आने वाले कुल मामले का 3/4 है। वहीं कुछ क्षेत्रों, खासकर पूर्वी तटीय हिस्सों में ओमिक्रॉन के 90% मामले हैं। पिछले एक सप्ताह में अमेरिका में कोरोना वायरस मामलों की औसत संख्या 45% बढ़कर 1,79,000 प्रतिदिन हो गई है। न्यूयॉर्क में शुक्रवार को 44,000 से अधिक नए कोविड के मामले सामने आए। और अब सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के कासगंज का, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सरकारें चलाई, वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। इसीलिए मोदी जी के नारे के समर्थन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको एक जन विश्वास यात्रा को सफल आप इसीलिए कर रहे हैं। मित्रों, मैं आज इस रैली के जाकर ये सारे मीडिया के मित्र हैं, उनके सामने कहने आया हूं कि इस बार भाजपा 300 पार। मेरे साथ बोले, इस बार भाजपा। पीछे तक बोले, इस बार भाजपा, इस बार भाजपा। मित्रों, ये बाउंड्री मत लगाने का मौका है। बाउंड्री लगाने से कोई भी अच्छा बैट्समैन गलती कर सकता है क्या? बताओ भाई, बताओ कर सकता है? मुझे बताओ 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? तो बाउंड्री लगेगी या नहीं लगेगी? चौका लगेगा या नहीं लगेगा? तो मेरे कासगंज के युवाओं को ये चौका लगाना है। मित्रों, मैं पहले यूपी का प्रभारी रह चुका। 13-14 में, अरे भैया आप लोग बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। ए हवलदार साहब, ओ हवलदार साहब, आप बैठ जाइए। मित्रों, 2014 में मैं यहां चुनाव का प्रभारी था और 2014 में मैं जहां पर भी जाता था एक ही बात आती थी, ये सपा के गुंडे परेशान कर रहे हैं। करते थे या नहीं करते थे? सत्ता में करते थे या नहीं करते थे? हर जिले में एक दादा होता था या नहीं होता था? होता था या दादा नहीं होता था? आज हनुमान दादा के अलावे कोई दादा कोई जिले में नहीं होता। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल में, कॉलेज में भेजने से कतरा रहे। और 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं। पलायन, पहले लोगों का पलायन होता था, अब गुंडों का पलायन हुआ है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, ये यूपी की महान जनता ने ही मोदी जी को 14 और 19 में पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी की झोली कमल से आपने भर दी। भरी या नहीं भरी?
भोले शंकर की तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर आशीर्वाद बरसाया है, भोले शंकर की। और इसका परिणाम देखिए, सालों से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनता था, भाई बताओ बनता था क्या? जो मांग करते थे उस पर डंडे बरसाए जाते थे या नहीं बरसाए जाते थे? गोलियां चलाई गई या नहीं चलाई गई? किसने चलाई? जोर से बोलो, किसने चलाई? और आज 2019 में आपने पूर्ण बहुमत दे दिया। मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। और देखते 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 कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर वहां पर बनने वाला है। मित्रों, प्रभु श्री राम, मुझे बताइए, ये मंदिर का विरोध करने वाले फिर से अलग अलग बात लेकर आए हैं, इनका साथ देंगे आप? देंगे? निर्दोषों पर गोली चलाने वाले आए हैं, आप साथ देंगे उनका? निर्दोषों पर डंडा चलाने वाले आए हैं, आप साथ देंगे उनका? देंगे? मित्रों, मोदी जी काशी से संसद सदस्य बने। औरंगजेब के समय से बाबा विश्वनाथ का दरबार सूना पड़ा था। करोड़ों लोग वहां जाते थे, दूध चढ़ाते थे, गंगा जल चढ़ाते थे, मगर एक कसक रह जाती थी, मेरे बाबा विश्वनाथ का दरबार बंजर पड़ा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, काशी विश्वनाथ का दरबार मोदी जी ने ऐसे सजाया है जिससे इतने सालों के विश्वास का परिमार्जन होगा। मित्रों, आज मां गंगा से जल लेकर बाबा पर अभिषेक करना है तो बीच में कुछ नहीं आता है। आप अभिषेक कर सीधा चले आ जाते हो। औरंगजेब से लेकर आज तक जितने लोगों ने जी चलाया, वो सभी लोगों को शांति का मार्ग नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। मित्रों, मोदी जी की सरकार बनी, हम कहते थे हम धारा 370 को हटाएंगे। ये हमें कहते हैं कैसे हटाओगे? अरे यूपी वालों ने पूर्ण बहुमत दे दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। ये कश्मीर भारत मां का मुकुट बनी, आज भारत का अखंड हिस्सा बनकर पड़ा। हमने 370 हटाई। मुझे बताओ, अखिलेश ने इसका विरोध किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? ये कांग्रेस पार्टी ने किया या नहीं किया? ये हाथी वालों ने किया या नहीं किया? 370 हटाने का विरोध करने वालों को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम। पहले कांग्रेस का शासन था, आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, हमारे लोगों को मारकर, हमारे जवानों को मारकर चले जाते थे। दिल्ली के माथे पर छू नहीं रहे। होता था कुछ? होता था? आपने मोदी जी की सरकार बनाई, पुलवामा में हमला किया, उरी में हमला किया। ये भूल गए कि इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी नहीं है, इस बार भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी 10 ही दिन के अंदर
सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी पूरे प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अब प्रदेश में यूनिवर्सिटियां बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, उद्योगों का जाला बिछाया है और प्रदेश गुंडा राज से मुक्त हो गया। अखिलेश जी, क्या देखकर वोट मांगने निकले हो? आपको यूपी की जनता जानती है। आपके 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे, 700 से ज्यादा। योगी जी के शासन में 4.5 साल में किसी की हिम्मत नहीं है एक भी दंगा करे। दंगे होते हैं क्या? होते हैं क्या? मित्रों, डकैती के अंदर 70% की कटौती हुई है, लूट में 65% की कटौती हुई है, अपहरण और फिरौती में 50% की कटौती हुई है और बलात्कार में 65% की कटौती हुई है। माताओं और बहनों को सुरक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हमने कोरोना आया, मोदी जी ने सभी कोरोना ग्रस्त लोगों को बचाने के लिए 130 करोड़ को मुफ्त टीका लगाने का काम किया। आपका टीका लग गया है, नहीं लगा है भाई? जोर से बोलो, लगा है, नहीं लगा है? कुछ देना पड़ा है क्या? कुछ देना पड़ा है क्या? और अब मोदी जी ने घोषित कर दिया 15 से 18 की आयु वाले युवाओं को भी टीका लगना है। 15 से 18 की आयु। मित्रों, हमने, अरे भाई चिल्ला लेने दो उसको जरा, चिंता मत करो। मित्रों, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया। हर जिले में पहले एक बाहुबली हुआ करता था, अब हर जिले में एक उत्पाद है। पहले हर जिले में एक मिनी सीएम हुआ करता था, आज हर जिले में एक इंडस्ट्री लगी है। पहले हर जिले में एक स्कैम हुआ करता था, आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हुई है। मित्रों, 18 बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की और 18 में से 17 योजनाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, इन्होंने 70 साल में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे बनाए। कितने बनाए? जोर से बोलिए। 17 साल में इन्होंने 2 एक्सप्रेसवे बनाए। कितने बनाए? और भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में 5 एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है। उन्होंने 17 साल में 12 मेडिकल कॉलेज बनाए। कितने बनाए? जोर से बोलिए, कितना बनाया? हमने 5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनके समय में 17 साल में 1900 सीटें थी, आज 3800 सीटें हैं। कितनी है? तो विकास करना है तो कोई भी सपा या बसपा नहीं कर सकता। मित्रों, गन्ना का प्रदेश है। योगी जी ने 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया है। गन्ना किसानों का 90% भुगतान किया है। 1,48,000 करोड़ रुपया, 1,48,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया चुकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
और चीनी के दाम भी ठीक मिल रहे हैं। और गरीब कल्याण के लिए हर गरीब को घर, हर गरीब को बिजली, हर घर में शौचालय, हर घर में पीने का पानी और हर गरीब को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज मैं कासगंज आया, बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहे, बाबूजी की स्मृति है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कासगंज वालों, मुझे बताइए 2022 में किसकी सरकार बनेगी? जोर से बोलिए, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बनेगी, मगर दमखम के साथ बननी चाहिए। बताइए मुझे, 2022 में भाजपा 300 पार करेगी क्या? जोर से बोले, 300 पार करेगी क्या? पूरे ब्रज क्षेत्र में सपा का सुपड़ा साफ करोगे क्या? बसपा का सुपड़ा साफ करोगे क्या? भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? फिर से एक बार योगी सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना है। मेरे साथ लगाइए, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। तो अभी आप ये सीधे देख रहे थे उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे। जर्मनी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर ने मानवता और विवेक के महत्व पर जोर दिया। फ्रैंक वॉल्टर ने कहा कि नए वेरिएंट से निपटने के लिए एकजुटता के साथ विवेक को भी अपनाना चाहिए। आपको बता दें कि जर्मनी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से काफी प्रभावित है। सरकार ने कहा है कि नए साल की पूर्व संध्या से पहले कोरोना के नए नियमों का ऐलान किया जाएगा। इस बीच जर्मनी में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रिटेन में कोविड के मामलों में एक बार फिर से रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। ओमिक्रॉन के मामलों में पिछले 7 दिनों में विशेष रूप से राजधानी लंदन में मामलों में तेज वृद्धि देखी गई है। इस बीच ब्रिटेन में कई जगहों पर टीका केंद्रों पर वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ देखी गई है। जानकारी के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम में इस समय कोविड संक्रमण चरम पर है। औसतन प्रत्येक दिन अब 1,134 नए संक्रमण के मामले आ रहे हैं। महामारी शुरू होने के बाद से देश में 1,18,00,000 से अधिक संक्रमण के मामले और 1,47,857 कोरोना वायरस से संबंधित मौतें हुई हैं। देश में कई उद्योग कोरोना के चलते इस समय कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। नासा ने शनिवार को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया। ये टेलीस्कोप विश्व का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है, जो ब्रह्मांड की खोज में अभूतपूर्व योगदान देने वाला है। इसे बनाने से लेकर लॉन्च करने तक में $10 अरब का खर्च आया है। फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू लॉन्च स्टेशन से एरियन रॉकेट के माध्यम से जेम्स वेब टेलीस्कोप की लॉन्चिंग की गई। ऑर्बिट के लिए इसकी उड़ान आधे घंटे से भी कम वक्त तक चली और केन्या के मालिंदी में सिग्नल प्राप्त होते ही इसकी सफलता की पुष्टि हो गई। हब्बल से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड के रहस्यमयी पहलुओं को हमारे सामने लेकर आएगा। नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ काम कर रहे इंजीनियरों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस परियोजना को 21वीं सदी के सबसे अहम वैज्ञानिक प्रयासों में से एक बताया जा रहा है। इस टेलीस्कोप को तैयार करने में करीब 30 साल लगे हैं। और वैज्ञानिकों ने शनिवार को कहा है कि स्पेन के ला पामा द्वीप पर स्थित कम्ब्रे वेजा ज्वालामुखी शांत हो गया है।
इससे स्थानीय लोगों को फिर से राहत मिली है। 19 सितंबर को ये ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था। इसके लगभग 3 महीने के बाद 13 दिसंबर को इसमें अचानक लावा निकलना इसका बंद हो गया था। उस दौरान वैज्ञानिकों ने इस पर निगरानी रखने की बात कही थी और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए क्रिसमस तक का इंतजार करने को कहा था। ज्वालामुखी के सक्रिय होने से 3000 संपत्तियों को नुकसान हुआ और इसकी राख 1219 हेक्टेयर में फैल गई। ज्वालामुखी के सक्रिय क्षेत्र के आसपास से निकाले गए करीब 7000 लोगों में से अधिकांश अब घर लौट गए हैं, लेकिन लावे से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही कई जगह पर लावे की राख से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। साथ ही इसके चलते पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। यूनान में एजियन सागर में शरणार्थियों की एक नाव के पलट जाने से कम 16 प्रवासियों की मौत हो गई है। देश में इस सप्ताह प्रवासियों की नाव के पलटने की यह तीसरी घटना है। तटरक्षक बल ने बताया है कि नौका पलट जाने के बाद 63 प्रवासियों को बचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि तटरक्षक बल की नौकाओं, पोतों, हेलीकॉप्टर, एक सैन्य विमान और तटरक्षक बल के गोताखोरों ने रात भर बचाव अभियान में हिस्सा लिया। घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार की रात भी 50 प्रवासियों को लेकर जा रही एक और नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई एक जिला एक उत्पाद योजना ने यूपी के बांदा जिले की तस्वीर बदलने का काम किया है और इसे एक नई पहचान दिलाई है। यूपी के बांदा के शजर पत्थर को योगी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना से जोड़कर शजर पत्थर के लिए नया बाजार तैयार किया है, जिसके बाद बांदा जिले की पहचान बन चुके शजर पत्थर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खासी मांग बढ़ गई है। देखते हैं यूपी के बांदा से ये ग्राउंड रिपोर्ट। अंग्रेज भारत से अपने साथ सिर्फ कोहिनूर हीरा ही नहीं ले गए, बल्कि भारत का एक पत्थर ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया को इतना पसंद आया कि वो उसे भी अपने साथ लंदन लेकर गईं। ये पत्थर था बांदा का शजर पत्थर। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पाए जाने वाले शजर पत्थर पर कुदरत खुद चित्रकारी करती है और कोई भी 2 शजर पत्थर एक से नहीं होते। ये पत्थर आज भी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। पहले किसी भी सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया, लेकिन योगी सरकार ने इसे एक जिला एक उत्पाद योजना से जोड़कर इसके काम में 4 चांद लगा दिए हैं। पहले ये करीब लुप्त हो गया था, लेकिन अब बड़ी संख्या में इसे तराशने के कारखाने खुले हैं, जहां सैकड़ों लोग रोजगार पा रहे हैं। इसमें 22-23 कारखाने और बढ़ चुके हैं और लगभग 300 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बिक्री में भी बहुत इजाफा हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जितनी भी प्रदर्शनियां लगती हैं उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर, तो हम लोगों को जानने को मिलता है। उसमें जो भी बिक्री होती है वो अपनी होती है और रहने और आने जाने का टीए भी मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये बहुत अच्छा हुआ है और इसकी जो मांग है वो विदेशों में बहुत बढ़ी हुई है। बांदा की केन नदी में पाया जाने वाला और खुद पर ही चित्रकारी करने वाले कुदरती शजर पत्थर को तराशने के काम में लगे लोगों को रोजगार भी अब मिलने लगा है। बड़ी संख्या में विदेशों से ऑर्डर आने से उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। लेबर बढ़ गई, कारखाना नया बढ़ेगा तो उसमें लेबर जाएगी। अभी मैं परसों गया था उद्योग ऑफिस, तो वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से आया था वो टूल गेट, मुझे भी मिला। मेरे पास प्रमाण पत्र था ट्रेनिंग का, तो उन्होंने मुझे भी दिया और कई लोगों को दिया जिनका नाम था। बांदा से ये पत्थर आज भी पूरे विश्व में और ज्यादातर खाड़ी देशों में जाता है। इसकी मांग ईरान में बहुत ज्यादा है और उसी की वजह से बंदी की कगार पर पहुंच चुके शजर को दोबारा बाजार मिल गया है। युवा भी अब इस कारोबार में हाथ आजमा रहे हैं। यूथ बहुत जुड़ रहे हैं। समथिंग जो है 300-400 जो कारीगर इस पे अब लोग काम कर रहे हैं। जो है पहले बहुत कम कारीगर काम कर रहे थे क्योंकि लाभ मिल नहीं रहा था, जो है क्योंकि पूरा विलुप्त होता जा रहा था ये पत्थर। जो है धीरे धीरे जब से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आया, माननीय योगी जी जो है जब से जो है ये पत्थर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लाए हैं, तब से जो है युवा लोग बहुत इसमें जुड़ रहे हैं जो है काम करने के लिए। जो है योगी सरकार इस काम से जुड़े लोगों को सब्सिडी के साथ ऋण भी मुहैया करवा रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 25% सब्सिडी योगी सरकार वहन कर रही है, ताकि युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जा सकें।
बांदा से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और साल 2021 की शुरुआत कोरोना वैक्सीन की उम्मीद से हुई, लेकिन वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ पाता कि कोरोना ने भीषण रूप ले लिया। कोरोना की दूसरी लहर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई, पर हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। इसी का नतीजा है कि आज रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के साथ हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में सफल हुए हैं। नए साल के आने से पहले ही कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। ये है करण, बीटेक ग्रेजुएट 28 साल के करण ने आज कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ली। करण इस बात से खुश हैं कि उनको अब कोविड से अगर संक्रमण भी होगा तो उनको गंभीर बीमारी नहीं होगी और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करण के परिवार के सभी सदस्यों ने भी वैक्सीन ले लिया है। पैंडेमिक आ रही है, उससे रोकना है तो वैक्सीन लेनी पड़ेगी। पहले तो सोचती कि वैक्सीन नहीं लेंगे तभी चल जाएगा, पर जैसे जैसे सेकंड वेव आई और सब देखा उसके बाद तो फिर डोजेस बहुत नेसेसरी हो गई ना लेने के लिए, इसलिए। करण अकेले नहीं है। देश में अब तक 135 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें से 81 करोड़ पहली डोज लगी है और 51 करोड़ से अधिक दूसरी डोज लगी है। देश की कुल 87% वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है और 54% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज लग गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया के विकसित देशों के साथ भारत ने अपना स्वदेशी वैक्सीन बनाया और अपने नागरिकों को लगाया। एक तरफ जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में सबसे तेज गति से टीकाकरण अभियान चला रहा है। सरकार की पुरजोर कोशिश और लोगों की भागीदारी का नतीजा रहा कि देश ने महज 276 दिनों में यानी 9 महीनों में 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस उपलब्धि में शामिल होने खुद प्रधानमंत्री आर्यमल अस्पताल पहुंचे थे। साल 2021 एक दुस्वप्न की तरह भी था। इस साल मार्च के बाद जिस तरह कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई, उसने देश को हिलाकर रख दिया। कोरोना की दूसरी लहर ने न केवल बड़े महानगरों को अपने चपेटे में ले लिया, बल्कि कई कस्बे और गांव भी इसके चपेटे में आ गए थे। लेकिन सरकार और देश की जनता ने इसका भी धैर्यपूर्वक मुकाबला किया। पूरे साल हमने जो कोविड की चुनौती को देखा और उसको हमने चैलेंज लिया कई देशों से और स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड से भारत ने बहुत अच्छा किया है। अगर हम 3 चीज़ें देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, कोविड केयर सेंटर्स बने, कोविड हॉस्पिटल्स बने, डेडिकेटेड कोविड आईसीयू बने। पूरी तरह से हमने देखा कि वहाँ पे सप्लाई चेन की ब्रेक ना हो। उसी तरह से हमने देखा कि पूरी तरह से हम टेस्टिंग कर पाएँ। जहाँ हमारे पास बहुत कम टेस्टिंग लैब थी, वो टेस्टिंग लैब 3000 से ज़्यादा होगी। डेली टेस्टिंग हमारी जो है कई देशों से ज़्यादा हम टेस्ट कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य पैकेज का ऐलान किया, जिसे कोविड इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ पैकेज का नाम दिया गया है। इस पैकेज के तहत 736 जिलों में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट यानी बच्चों के वार्ड तैयार हो गए। 20,000 आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे। साल 2021 में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव की नींव रखी गई है। इसके तहत अब हर व्यक्ति का डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इन सब निर्णयों, खासकर कोविड से लड़ाई के हर फैसले में प्रधानमंत्री ने राज्यों की सहमति को सर्वोपरि रखा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा को उन्होंने पूरी तरह साकार किया। सरकार सबका साथ सबका विश्वास की राह चली, जिसमें जन भागीदारी और राज्यों का समन्वय केंद्र बिंदु रहा। साल 2022 के आने से पहले ही कोरोना के एक नई वेरिएंट ने घर पे दस्तक दे दी है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें, मास्क लगाएं,
2 गज की दूरी का पालन करें, वैक्सीन लगाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। बढ़ेंगे आगे। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। स्वतंत्रता की गाथा के आज के संस्करण में हम महान क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह को उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी बीना दास को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल की हत्या के प्रयास में 21 साल की उम्र में 9 साल की सजा सुनाई गई थी। इस पर एक निगाह डालते हैं। छब्बीस दिसंबर महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह की जयंती है। 1899 में पंजाब के संगरूर जिले में जन्मे ऊधम सिंह का मूल नाम शेर सिंह था। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में बड़े होने के बाद वो पंजाब में राजनीतिक घटनाओं जैसे 1914 की कामागाटा मारू घटना और गदर पार्टी के गतिविधियों से अत्यंत प्रभावित थे। 1919 में जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर का पागलपन देखा तो ऊधम सिंह 20 साल के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और ऊधम सिंह ने बदला लेने का संकल्प ले लिया। भगत सिंह की गतिविधियों से प्रभावित होकर वो 1924 में गदर पार्टी में शामिल हो गए। अगले कुछ वर्ष तक उन्होंने विदेश यात्रा की और औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों को विदेशों में संगठित किया। इस दौरान ऊधम सिंह माइकल ओड्वायर की हत्या की योजना बना रहे थे। पगड़ी संभाल पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल, पगड़ी संभाल जट्टा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 20 साल बाद ऊधम सिंह ने 14 मार्च 1940 को लंदन में एक बैठक में माइकल ओड्वायर को गोली मारकर अपना वायदा पूरा कर दिया। माइकल ओड्वायर जलियांवाला बाग की घटना के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ड्वायर की हत्या ने ब्रिटिश अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। मुकदमे के दौरान जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तो ऊधम सिंह ने अपनी मुट्ठी हवा में बंद कर ली और जोर से चिल्लाने लगे। The accused would be hanged till death. Down with British imperialism! Down with British tyranny! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! इसके तुरंत बाद उन्हें उत्तरी लंदन के पेंटोविल जेल में लाया गया, जहां उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। 26 दिसंबर को बीना दास की पुण्यतिथि भी है। बीना दास पश्चिम बंगाल की एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने बंगाल के तत्कालीन गवर्नर की हत्या करने का प्रयास किया था। 24 अगस्त 1911 को कृष्णानगर में जन्मी बीना के पिता बीनी माधव दास कटक में शिक्षक थे। सुभाष चंद्र बोस उनके छात्रों में से एक थे। उनकी मां सरला देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। कम उम्र में बीना दास कोलकाता में महिलाओं के लिए एक अर्ध क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गईं। उनकी एक सहेली सुहासिनी गांगुली थी, जिन्होंने उनका परिचय बंगाल क्रांतिकारी पार्टी से कराया। तभी बीना ने बंगाल के राज्यपाल की हत्या करने का फैसला किया। उस समय बीना कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। 6 फरवरी 1932 को बीना दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में कपड़े के नीचे एक रिवॉल्वर छिपाकर चली गईं। उसने गवर्नर जैक्सन पर 5 गोलियां चलाईं। 21 साल की उम्र में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 साल की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश सरकार ने उनका स्नातक प्रमाण पत्र भी जब्त कर लिया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आजादी के बाद उन्होंने साथी स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की। बाद के वर्षों में उन्होंने एक पेशे के रूप में अध्यापन को अपनाया,
लेकिन पेशेवर रूप से उन्हें नुकसान हुआ क्योंकि उनके पास स्नातक प्रमाण पत्र नहीं था। सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए उन्हें 1960 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अपनी पति के मृत्यु के बाद वे ऋषिकेश चली गईं। उन्होंने अपना शेष जीवन स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले हर तरह के पेंशन से इनकार करते हुए बिताया। 1986 में एकांत और गुमनामी में उनकी मृत्यु हो गई। 2012 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोके जाने के लगभग 80 साल बाद बीना दास को प्रीतिलता वड्डेदार के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मरणोपरांत स्नातक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। हम धरती की इस वीर बेटी को सलाम करते हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज ही लाए नए वर्ष की पहली जरूरत लाला राम स्वरूप जबलपुर का राम नारायण पंचांग, ट्रेडमार्क नंबर 707172। आज ही लाए नए वर्ष की पहली जरूरत लाला राम स्वरूप जबलपुर का राम नारायण पंचांग, ट्रेडमार्क नंबर 707172। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवार। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमान आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जब राजस्थान में दलित महिलाओं का रेप होता है तो वहाँ की सरकार कहती है कि ये महिलाएं झूठ बोलती है। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। प्राइमा फेसी पुलिस ने अरेस्ट किया होगा, मैं इसकी तह में गया नहीं हूँ। इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ